मैं इस समय मुंबई में हूं और आज ये वही जगह है जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश के जेन जी से आज मुलाकात की और उन्होंने कई सारी बातें कही हैं। उन्होंने इस पीढ़ी को ईमानदार और देशभक्त बताया है और उन्होंने कहा कि संवाद की कमी की वजह से भी जंतर मंतर पर यह आंदोलन करना पड़ा। मोहन भागवत ने कहा कि आज की जेन जी सवाल करती है, उन्हें जवाब चाहिए और जवाब के साथ प्यार भी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जेन जी आंदोलन कर रही है तो उसे आप एंटी नेशनल नहीं कह सकते। उन्हें हमारी बात समझनी चाहिए और हमें उनकी बात समझनी चाहिए। संघ प्रमुख के मुताबिक संविधान में लिखा है कि विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन ये कैसे करना है ये उसे देखना चाहिए। और जेन जी को कोई तकलीफ है तभी तो वो आवाज उठा रही है, समस्या है इसीलिए तो आवाज उठ रही है। आंदोलन किसी के खिलाफ नहीं बल्कि सिस्टम में सुधार के लिए होना चाहिए। जंतर मंतर पर आंदोलन के बाद पूरे देश में जेन जी की लगातार चर्चा हो रही है और आरएसएस प्रमुख ने आज जेन जी, शिक्षा और आरक्षण सहित बहुत सारे मुद्दों पर देश के युवाओं से बातचीत की और इसमें पूरे देश के लगभग 100 शहरों से 2000 छात्र शामिल हुए। आज दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन आरएसएस ने भारत की नई पीढ़ी के लगभग 38 करोड़ जेन जी और 35 करोड़ जेन अल्फा से अपना सबसे बड़ा संवाद किया है। वर्ष 1997 से लेकर 2012 के बीच जिन लोगों का जन्म हुआ है उन्हें हम जेन जी कहते हैं और आज इनकी उम्र 14 से 29 वर्ष के बीच है। तो आज मैं आपको बताता हूं, मुंबई में जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूं, आज यहां पर एक बहुत बड़ा समारोह हुआ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यहां पर आए हुए थे। लगभग 2000 जेन जी के बच्चे यहां पर थे, छात्र थे, ज्यादातर इसमें से स्कूली छात्र थे। और आज जेन जी के दिमाग में, उनके मन में जो सारे सवाल थे वो सारे सवाल मोहन भागवत जी से पूछे गए और उन्होंने एक एक करके सबके जवाब दिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं मोहन भागवत जी का आज का सबसे महत्वपूर्ण बयान। पहले ये देखिए। आंदोलन भी एक डायलॉग का तरीका है। हम यहां बैठ के बात कर रहे हैं, इसमें समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो हमारा डिबेट चलेगा। आप किसी कठिनाई में हो या मैं किसी कठिनाई में हूं, सुलझाना आपके हाथ में है, मेरे हाथ में और नहीं हो रहा है तो मैं चिल्लाऊंगा, मैं आपको वहां से लेके आऊंगा, ये पहले करो, अर्जेंट है, ऐसा कहूंगा। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट भी कॉन्सेंसस बनाने का एक तरीका है। लॉट ऑफ व्यूज कम टुगेदर एंड a consensus is evolved after discussion. That discussion may happen through dialogue. Due to various reasons, if that thing is not heard, agitation पर जा सकते हैं। लेकिन ये सब करना है to evolve the consensus, not to create divisions. अब जेन जी की बात है तो अभी जो हुआ है, ग्रीवेंस तो जेन्युइन है। भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा है, इसलिए बात होती है। तो डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना, बात की बात है। और मेरा अनुभव ऐसा है जेन जी के बारे में, हम लोग जेन जी की आयु में थे तो हमारी पीढ़ी का स्वभाव ऐसा था कि बड़े जो कहते थे वो मान लेते थे, हम क्वेश्चन नहीं करते थे। तो उस समय की परिस्थिति। अभी जेन जी वो प्रश्न पूछते हैं, उनको लॉजिकल आंसर चाहिए, करेक्ट, और इसके साथ प्यार चाहिए। प्यार है तो ये आंसर दे सकते हैं। आपका मेरा परिचय नहीं, आपस में कोई संबंध नहीं, और आपने प्रश्न पूछा तो मैं तुमको न तो पूछने वाले, ऐसा होगा। लेकिन हम जानते हैं एक दूसरे को, आपस में कुछ संबंध है, तो आपने पूछा तो मैं जवाब दूंगा। तो ये बातें होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में ये तरीका है। अंग्रेजी में डिबेट कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शब्द है शास्त्रार्थ। उसमें वाद और प्रतिवाद नहीं होता है, उसमें पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष होता है।
तो हम सब पहलुओं को देखते हैं और हर एक का अपना अपना देखने का नजरिया है, तो एक नया डायमेंशन ध्यान में आता है हर सब्जेक्ट का. तो वी गेट सो मेनी ओपिनियंस, इवन कॉन्ट्ररी ओपिनियंस, दैट टुगेदर फॉर्म द टोटल व्यू ऑफ द ट्रूथ. तो ये होना ही चाहिए. तो उज्जैन जी ने आंदोलन नहीं करना चाहिए वगैरह, ऐसा मैं करूंगा नहीं. लेकिन कैसे करना, क्या करना डेमोक्रेसी में, इसके तरीके भी बताए हैं. तो देखिए, मैं इस समय उसी जगह पे खड़ा हूं और जब ये पूरा संवाद हो रहा था तो मैं यहाँ पर मौजूद था. मैंने पूरा संवाद वो सुना है आरएसएस प्रमुख का, जो उन्होंने स्कूल के बच्चों के साथ किया है, युवाओं के साथ आज किया है. और हमारे देश के युवाओं के मन में आज कौन कौन से मुद्दे हैं. शिक्षा का मुद्दा है, आंदोलन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये मुद्दा है. एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है. यहां तक कि आज संघ प्रमुख ने एलजीबीटी यानी सेम सेक्स मैरिज, इसके बारे में भी बात की है. क्लाइमेट चेंज के बारे में उन्होंने बात की है. इसके अलावा उन्होंने आरक्षण के बारे में भी, आज रिजर्वेशन के बारे में भी कहा है. उन्होंने कहा कि सिर्फ सरकार के भरोसे पूरी शिक्षा व्यवस्था को आप नहीं छोड़ सकते. मैं एक एक करके अब आपको उनके सारे पॉइंट्स बताता हूं जो उन्होंने कहा है. मैंने वो सारी चीजें लिखी हैं. वो ये कहते हैं कि आज हमारी जो जेन जी है ये पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा ईमानदार है. उन्होंने ये भी कहा कि संवाद होना चाहिए था, जब संवाद नहीं हुआ इसीलिए तो आंदोलन की नौबत आई. उन्होंने फिर ये कहा कि इस प्रोटेस्ट का जो कारण है ये जेन्युइन है. वो कहते हैं कि मैं जेनजी पर विश्वास करता हूं, मुझे जेनजी पर पूरा भरोसा है कि हमारी जेनजी के जो लोग हैं ये सही बात करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे. इसके बाद वो कहते हैं कि शिक्षा जो है हमारे देश में वो कोई बिजनेस नहीं है, ये हमारी बेसिक नीड है और इसमें सरकार और समाज को मिलकर कोशिश करनी चाहिए. एजुकेशन का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे ठीक करने के लिए, स्कूलों में ज़्यादा सुविधाएं हों, एक एक करके. तो ये सारे उनके जो पॉइंट्स थे, अब हम उन सब को एक एक करके डिकोड करेंगे. तो जो मैंने आपको बताया, पहले उन्होंने कहा कि जेनजी के जो बच्चे हैं ये बहुत ईमानदार हैं, ये सबसे बड़े देशभक्त हैं, मैं इन्हें एंटी नेशनल नहीं मानता, संवाद होना चाहिए था इनके साथ. और वो ये भी कहते हैं कि जो प्रोटेस्ट का कारण है वो जेन्युइन है. अब देखिए उन्होंने दूसरी बात जो कही है वो क्या कही है. नियम बना, जब एटीट्यूड बदले. तो कानून तो बहुत बने हैं, उनका क्या हो रहा है, तो समाज माने तब कानून चलता है. तो आपने बताया कि रोल मॉडल वैसे है, रोल मॉडल तो पहले पीढ़ी के है, वो वैसे है, तो रोल मॉडल को बदलना पड़ेगा अपने आप को, है ना. हम एक, जैसे सोशल मीडिया पर एक मैं इकॉन हूँ, तो मुझे ये एहसास चाहिए कि मेरे कारण 10 लाख लोग अनुकरण करते हैं मैं जो करता हूँ उसका. तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि 10 लाख लोग मेरे पीछे चल के गड्ढे में न जाए, इतना तो मुझे देखना है. ये विवेक चाहिए. सोशल मीडिया में अभी तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि मेरे आपके चित्र बना पर भी हमारे मुंह में शब्द डालकर आवाज़ सहित सब बातें वैसी ही करके दिखा सकते, फेक वीडियोस वगैरह आते हैं. तो कुछ डिसिप्लिन हमको, सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन अबाउट द मीडिया, ये करनी पड़ेगी. जैन जी वगैरह उनमें ये विवेक उत्पन्न हो क्या करना कैसे करना, ऐसा उसके पहले की जनरेशन ने हम लोगों को रहना पड़ेगा. उसके बाद अगर ये डिसिप्लिन वगैरह लागू होती है तो काम करेगी. नहीं तो फिर किसी बात को बैन करो आप तो 2 नंबर के मार्केट में चली जाती है और ज़्यादा जोर से चलती है. ये नहीं होना चाहिए. इसलिए इसका उत्तर देना है तो पूरे समाज को ऐसा उत्तर देना पड़ेगा सरकार सहित, तभी ये काम. इसके बाद जो बड़ा मुद्दा था वो था शिक्षा का. हमारी शिक्षा व्यवस्था को हम कैसे ठीक करें,
कैसे एजुकेशन के मामले में रिफॉर्म्स हम लेकर आए, नए कदम उठाएं। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्कूलों का है, कॉलेज का है, वो इतना ख़राब है। इसके बारे में उनसे सवाल पूछा गया और उनका ये कहना था कि देखिए, भारत में शिक्षा बिजनेस नहीं है, शिक्षा एक बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन सब कुछ अगर आप सरकार पर डाल देंगे तो वो भी ठीक नहीं है। तो इस पर उनका जो सुझाव था वो ये था कि समाज को और सरकार को मिलकर कोशिश करनी चाहिए और एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को उसके बाद ठीक करना चाहिए। तो जो शिक्षा है, इसे सिर्फ एक व्यवसाय मानना गलत होगा। देखिए उन्होंने क्या कहा। पहली बात, एक से नहीं होगा, मैं 2-3 बताऊंगा। जी सर। पहला है कि शिक्षा ये कमर्शियल बिजनेस नहीं है जी। वो जीवन की नेसेसिटी है। इसलिए शिक्षा सर्वसुलभ हो, सबको मिले, ऐसा उसका स्ट्रक्चर करना चाहिए। तो इसमें तो बहुत Because of education. यस। अब देखिए, आज बातचीत बड़ी लंबी चल रही थी, इसके बाद बात आई आरक्षण की। देश में इतने सारे युवा बैठे हुए थे जो उन्हें सुन रहे थे सोशल मीडिया पर, और सामने स्कूल के बच्चे बैठे हुए थे हजारों की संख्या में, और उन सब के दिमाग में आरक्षण का मुद्दा भी था कि आरक्षण का जो मुद्दा है उससे कैसे निपटा जाए, और क्या आरक्षण हमेशा के लिए चलता चला जाएगा। बात यह हो रही थी कि जब B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने आरक्षण की बात कही, तो क्या उन्होंने भी यह सोचा था कि आरक्षण 2026 तक चलता चला जाएगा। इस आरक्षण की कोई तो एक्सपायरी डेट होगी, और यह आरक्षण आखिर किया क्यों गया था। तो इस पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यह कहा है कि जो आरक्षण है, देखिए उस पर हमें एक कॉल लेना पड़ेगा, समाज को, सरकार से भी ज्यादा समाज को एक कॉल लेना पड़ेगा, और बात यह करनी पड़ेगी कि हमें जब आरक्षण की जरूरत नहीं है जिन परिवारों को, उन्हें इस आरक्षण को आगे जरूरतमंद परिवारों के लिए आगे बढ़ा देना चाहिए। उन्हें कह देना चाहिए, जैसे आजकल आपने देखा होगा एलपीजी के मामले में, एलपीजी सिलेंडर के मामले में जिन लोगों ने कहा हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, उन्होंने छोड़ दी। इसी प्रकार से उनका ये सुझाव है कि जिन लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं है उन्हें आरक्षण को छोड़ देना चाहिए। आरक्षण पर उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी आज की है, आप देखिए। I will not answer you directly. I will ask you to go to what Dr. Baba Saheb Ambedkar thought about reservation. If honestly we follow his advice, then there is no problem. सोशल कारणों से रिजर्वेशन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन जब तक है रिजर्वेशन चलेगा। जिनको मिल गया और जिनका ठीक हो गया, उतना लार्ज हार्टेड चाहिए, उन्होंने दे देना चाहिए। और अगर ये ठीक से होता है तो वहाँ ऐसे स्वर भी उठ रहे हैं जहाँ रिजर्वेशन मिलता है, वो अब ऐसा थोड़े है, लेकिन कहना शुरू हो गया है कि अब हमने ले लिया, हमारा ठीक हो गया, अब दूसरे को दे दो। कैटेगराइजेशन की मांग कुछ प्रांतों में हो गई, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। ये क्यों हुआ? इसलिए कि सबको मिलना चाहिए। तो देयर इज ए स्ट्रीम इन दोज हु गेट द रिजर्वेशंस दैट this is for our upliftment, this is not the permanent measure, and we have to take advantage of this, improve ourselves and make this useful for others, those who haven't got yet. ये वहाँ स्ट्रीम है, उसको इनकरेज करना चाहिए। इसमें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। सारे मेजर्स को प्रामाणिकता से इम्प्लीमेंट किया तो जल्दी उसकी आवश्यकता समाप्त होगी, तब विचार करेंगे। लेकिन इसकी राजनीति हुई, इसलिए बैड ब्लड क्रिएट होता है। वास्तव में सामाजिक एकता के लिए मेजर लाया गया है। वो डिविजिव उपयोग उसका करने वाली, इन इटसेल्फ मेजर इज नॉट रॉन्ग, बट दोज हु wield the sword, they are wielding it wrong way, intentionally. Unless that is cured, I don't see anything. तो देखिए, आज सामने जब जेन जी के लोग बैठे हों, वो तमाम तरह के सवाल पूछते हैं, उनके मन में बहुत सारी बातें हैं,
उनके मन में ये बात भी थी कि हमारे जो दुश्मन देश हैं लेकिन पड़ोसी देश हैं जैसे पाकिस्तान और चीन, क्या हमें इनसे बातचीत करनी चाहिए? पाकिस्तान से हम कब तक बातचीत बंद करें? सिविलियन लेवल पर यानी हमारे लोग और पाकिस्तान के लोगों के बीच में क्या संवाद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या करना चाहिए? जब संवाद की बात हो रही थी और मोहन भागवत ने कहा कि संवाद तो होना चाहिए, तो अपने देश में तो संवाद हो रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान से भी होना चाहिए? क्या चीन से भी संवाद होना चाहिए? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन उनसे पूछा गया और देखिए उन्होंने क्या कहा। We have to go with whatever our government military does. But that should not sever the ties which are already there. You have given two examples, Pakistan and China. China, people say that for 2000 years, Bharat has given us some values. And Pakistan was Bharat, not more, less than 100 years before. This should not be forgotten. These ties cannot be severed. They can put at hold till conflict is there. But what is the solution, Bharat solution? Bharatiya solution is not conquering or obliterating others. To form that harmonious assimilating process, that requires dialogue. So conflicts may halt all these relations, but they cannot sever. They should not. Sometimes, after resolution of conflict, we have to take up the sutra from where we have left it, and we have to continue. So permanent enmity, permanent hatred is not the solution. When there is some trouble, we have to look after it, and there is a way to look after it. We have to be all for that way. But that is a temporary thing. It comes due to politics. It is not that the Pakistanis are wholeheartedly enemies of Indians. That is not, or Indians are like that. It is not there. But states, politics, international borders, that is also there. That is a fact of life. So during conflict, we are with our government. We are with our military. But we know that sometimes it has to cease and we have to be one. Because humanity is one. तो ये जो बहुत महत्वपूर्ण संवाद आज यहाँ मुंबई में हुआ है, इसमें एक बात ये भी रखी गई कि हमारे बजट का 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, जो कि आज के समय में बहुत कम हो रहा है। हमारे बजट में से 6% एलोकेशन शिक्षा पर होना चाहिए और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मैं इस मांग का समर्थन करता हूं, मुझे भी लगता है कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन देखिए पूरी सारी जो बातचीत हुई उसमें उनका जोर एक चीज पर था, उन्होंने सरकार पर उंगली नहीं उठाई। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये सरकार की कमी है। इनफैक्ट मैं आपको कुछ अपने ऑब्जर्वेशंस में आपको बताता हूं। लगभग 1 घंटे का अगर ये संवाद था, इसमें एक बार भी उन्होंने सरकार का नाम नहीं लिया, एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं लिया, एक बार भी शिक्षा मंत्री का नाम उन्होंने नहीं लिया। सारी जो बातें चल रही थी वो सिर्फ इस पर आधारित थी कि क्या होना चाहिए और उनकी सोच क्या है। और हर बार उन्होंने ये कहा कि देखिए ऐसी किसी भी प्रकार की जो जिम्मेदारी है ये समाज और सरकार दोनों की है। आप सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने ये भी कहा जब तक समाज में जागृति नहीं आएगी तब तक कोई बदलाव नहीं आ सकता। तो उन्होंने बताया कि कानून तो हमारे देश में बहुत सारे बने हुए हैं अलग अलग चीज के, लेकिन होता क्या है, इसलिए समाज में जागृति आना बहुत जरूरी है। समाज और सरकार को दोनों को यह काम करना पड़ेगा और जनता को अपना मूड पहले बनाना पड़ेगा। और कोई भी सरकार जनता का जो मूड होता है, जनता की जो भावनाएं होती हैं, उनके खिलाफ नहीं जा सकती। फिर उनसे यह भी पूछा गया कि क्या सोशल मीडिया पर बैन लगा देना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से हमारे जो जेन जी हैं उनकी भाषा खराब हो रही है, उनके संस्कार खराब हो रहे हैं। तो इस पर उनका यह कहना था कि बैन कोई सोल्यूशन नहीं है। सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया, उससे फिर क्या होगा कि बच्चे चोरी चोरी ये काम करने लगेंगे। उनका यह कहना था कि हमें समाज में एक सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन, अपने आप एक अनुशासन हमें लाना पड़ेगा। देश में जो समाज है, परिवार है, माता पिता हैं, यहाँ तक कि जो बच्चे हैं,
उन्हें भी एक सेल्फ इंपोज्ड डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। ये उनका कहना था। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। सोचिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सामने बैठे हैं और उनसे सवाल क्या पूछा जा रहा है? सवाल उनसे पूछा जा रहा है एलजीबीटी के बारे में, सेम सेक्स मैरिज के बारे में, कि ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं एलजीबीटी के खिलाफ नहीं हूं, इस समुदाय के मैं खिलाफ नहीं हूं, वो भी हमारे समाज का हिस्सा हैं और उन्हें हमें अपने समाज में जगह देनी चाहिए। लेकिन जब सेम सेक्स मैरिज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ विवाह जो है उसके जो संस्कार हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। इसलिए मेन मुद्दा क्या है कि सेम सेक्स के जो दो लोग हैं वो साथ कैसे रह सकते हैं, इसके बारे में समाज को और सरकार को सोचना चाहिए। इसमें से शादी वर्ड को हटा दीजिए, ये दोनों लोग साथ कैसे रह सकते हैं, चाहे किसी भी रूप में रहें, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और उसे लेकर नया कानून बनाना चाहिए। तो ये जो शब्द है जो हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, सेम सेक्स मैरिज, तो इसके पीछे जो मंशा है वो ये है कि दो लोग एक साथ रहना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में कोई कानून बनाइए। और जरूरी नहीं कि हम उसको ये कहें कि इनकी शादी हो रही है, जरूरी नहीं कि हम ये कहें कि उनका विवाह हो रहा है। ये उन्होंने एक बहुत नई और क्रांतिकारी बात आज उन्होंने कही है। LGBT or whatever, they are all part of the society. Thank you. Which we belong to. And in our society, there is a tradition of accommodating them. There were systems. Now, marriage is not in our tradition, vivaha. That is not a convenience created so that two people should live together. It is an institution which is created by marriage, family. Family is unit of society. And next generations are trained in kutumba or family to be good citizens of that country. So training of next generation by their relations, mata, pita, all these things. That is also an ancient system running. Now, we have to have some system first. The existing system, if we disturb, and new systems we don't have, that will create a conflict. Secondly, we cannot mix these things. We have to prepare the society first. Because laws don't dictate society. Society dictates the laws. Yeah. So we have to educate the society first. That stage is not there. And at this stage, if we tamper with the vivaha system, that will create some other side effects. So instead of that, prepare a system which can accommodate all these people. They are part of the society. And it should be seen to accordingly. That is definite. But manner can change. Manner has to change. This situation, we have to have these special measures. That is why same-sex marriage, don't say that. How the same-sex companions can live together, you have to devise some system. You can form a law for that. Society will accept that. How lovely. So same-sex companionship, उसके बारे में विमर्श और विचार करना चाहिए and eventually उस पे कोई law pass करना चाहिए कि that becomes acceptable in society. I am so glad. Not only that, yes, that will continue the smooth running of the society in future also. That type. अब देखिए, जब उनसे बेरोजगारी के बारे में पूछा गया, कहा गया कि एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ रहा है, युवाओं के बीच में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनके पास नौकरियां नहीं है, इसका भी उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प सुझाव भी दिया है और जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो लोग हाथ से काम करते हैं, मतलब जो अपने हाथ से मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, समाज में उनकी इज्जत नहीं है, उनकी प्रतिष्ठा नहीं है।
नौकरी के हिसाब से कौन आदमी क्या करता है। अगर कोई श्रमिक है, मजदूरी करता है, तो समाज में उसकी कम इज्जत होती है। तो जब तक हम अपने देश में श्रम प्रतिष्ठा को वापस नहीं लाएंगे, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। उनका ये कहना था कि हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, सभी लोग नौकरी नहीं कर सकते। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने हाथ का हुनर है, उनके पास स्किल है, वो अपने हाथ से मेहनत करके पैसा कमाते हैं। तो ये देखा जाना चाहिए कि कौन व्यक्ति कितना पैसा कमाता है। अगर एक पान की दुकान वाला, एक ठेले वाला, एक किसान अगर अच्छा पैसा कमाता है, तो क्या उसकी भी उतनी ही इज्जत होती है जितनी एक बैंक मैनेजर की होती है? तो समस्या यहां पर यह आ गई है कि हमारे समाज में जो लोग अच्छा पैसा भी कमाते हैं लेकिन वो श्रमिक हैं, तो उन्हें प्रतिष्ठा नहीं मिलती, उन्हें समाज में इज्जत नहीं मिलती। और हमें अपने समाज में श्रम प्रतिष्ठा को लाना पड़ेगा, उनकी इज्जत करनी पड़ेगी, और धीरे धीरे उसके बाद लोग अपना काम करना शुरू करेंगे। लोग जो भी काम करके अपने परिवार का गुजारा चला रहे हैं, उन सब को इस बात की शर्मिंदगी नहीं होगी कि लोग समझते हैं कि हम कोई छोटा काम कर रहे हैं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, आपको सबके लिए ये बात करनी पड़ेगी। लेकिन यहां पर अगर मैं इस पूरे संवाद को आपके लिए इसका निचोड़ में निकालूं, तो यहां पर देखिए बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि शायद मोहन भागवत कुछ ऐसी बात करेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग होगी। बहुत सारे लोग ये मसाले के चक्कर में आए थे कि संघ और बीजेपी के बीच में या सरकार के बीच में कुछ मतभेद दिखाई दे सकते हैं। हालांकि संघ प्रमुख ने एक बार भी सरकार का नाम नहीं लिया, एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन दोनों की जो सोच है उसमें काफ़ी समानताएं दिखाई देती हैं। जैसे जंतर मंतर पर जब प्रधानमंत्री मोदी को लेकर इतने सारे अश्लील वीडियोस बने जिसमें काफ़ी अभद्र भाषा उनके लिए इस्तेमाल की गई थी, ये बहुत बड़ा मुद्दा बना। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा? उन्होंने कहा हमारे ही बच्चे हैं, मैं इन सबको माफ़ करना चाहता हूँ। बच्चे किसी और के नहीं हैं, अपने ही बच्चे हैं, इसी देश के बच्चे हैं। गलती हो जाती है, हमें इन बच्चों को साथ में बैठकर समझाना चाहिए, और मैं इन सब बच्चों को माफ़ करता हूँ और इनके साथ मिलकर मैं देश के लिए काम करना चाहता हूँ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी लगभग यही बात कही है कि वो युवाओं पर भरोसा करते हैं। हमारे जेनजी के युवा खराब नहीं हैं, उन्हें प्यार चाहिए, उन्हें सवाल भी पूछने हैं, लेकिन साथ ही इसके उन्हें प्यार भी चाहिए। और उन्होंने भी यही कहा कि जेनजी हमारे परिवार के बच्चे हैं, उनकी चिंता करना, उनका मार्गदर्शन करना और उन्हें सही दिशा दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए अगर आप दोनों के विचारधारा को देखें इस पूरे मामले पर, तो विचारधाराएं और जो सोच है वो दोनों की लगभग एक ही है। एक बात और इस संवाद के बाद, अभी जो माहौल था हमारे देश में जेनजी को लेकर कि जेनजी बहुत बदतमीज होते जा रहे हैं, उनकी भाषा बहुत खराब होती जा रही है, जेनजी ऐसी खराब भाषा में, अभद्र भाषा में वीडियो बनाते हैं, सिद्धांतों से इनका कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको आज मेरा अनुभव बताना चाहता हूँ। एक संस्था है IIMUN, इस संस्था से जुड़े हुए हजारों स्कूल के बच्चे आज यहाँ पर आए हुए थे, सारे जेनजी के बच्चे थे। जितने भी बच्चों को मैं मिला सभी संस्कारी बच्चे थे, सभी पढ़ाई में ध्यान लगाने वाले बच्चे थे, सभी अनुशासन में थे, सभी बच्चे इंटेलिजेंट सवाल पूछ रहे थे। किसी बच्चे ने कोई नारेबाजी नहीं की, कोई बच्चा मुझे यहां एक भी भटका हुआ नजर नहीं आया। हर बच्चा पूरी जिम्मेदारी के साथ व्यवहार कर रहा था। और सोचिए इतने छोटे बच्चों ने मोहन भागवत जी के साथ ये जो संवाद किया, ये आप समझिए कि चुपचाप टकटकी लगाकर वो उनकी बातें सुनते रहे। मैं सोच रहा था कि मोहन भागवत जी 75 साल के हैं और जहां जो बच्चे आज यहां थे ये सब 17-18 साल, मुश्किल से 20 साल। लेकिन संवाद देखिए, आप सामने बैठे हुए हैं जेन जी, स्कूल के बच्चे, 20 साल से नीचे के,
और सामने हैं 75 वर्ष के मोहन भागवत। और दूसरी तरफ अगर आप दिल्ली में देखें तो उधर हैं 75 वर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब हमारे देश में आप देखिए 75 साल के मोहन भागवत और 75 साल के नरेंद्र मोदी जैन जी से बात कर रहे हैं, उनसे उनकी भाषा में बात की जा रही है। मोहन भागवत ने आज बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से अपना एक संवाद किया बच्चों के साथ। कुछ बातें हिंदी में बोली, कुछ बातें उन्होंने अंग्रेजी में बोली, और कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि ये जो संवाद था ये बहुत अच्छा था। आज उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया की वजह से समाज का ध्रुवीकरण अब तेजी से हो रहा है। तो चलिए, मैं इस पूरे संवाद में था और जैसे ही ये संवाद खत्म हुआ तो इस समय मैं मुंबई में उसी वेन्यू से बाहर आकर आपके साथ आज मैं भी ये संवाद कर रहा हूं। तो आज का जो हमारा शो है, अपने दर्शकों को हम बता दें, आज आपको स्टूडियो से थोड़ा सा अलग लग रहा होगा। आज वैसी लाइटिंग भी नहीं है, आज वैसा बैकग्राउंड भी नहीं है, क्योंकि इस समय मुंबई में थोड़ा गर्मी और उमस का माहौल है, बाहर हवा चल रही है। और यहाँ से मैं डिकोड आज आपके लिए पेश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस संवाद में शामिल होने के लिए यहाँ पर आया था और मुझे लगा कि मैं पूरा अनुभव इस संवाद के बाद आपको यहीं से डिकोड के ज़रिए आपको बता सकता हूँ।